नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ भंडारी फ्रॉम भंडारी इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। पिछले कुछ दिनों में जो अस्थिरताएं बढ़ी है, ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं उसके चलते क्या क्या चीज़ें होगी, क्या क्या चीज़ें हमको संभावित दिखती है आगे, उसके ऊपर एक शॉर्ट कंक्लूजन समरी वीडियो में बना रहा हूँ जो आपको एक सिंपल भाषा में समझा देगा कि बाजार में हमको करना क्या चाहिए और अभी क्या क्या चीज़ें हो रही है। भाई पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या कि ट्रम्प ने हमको टैरिफ लगा दिया, पूरी विश्व में जितनी भी कंट्री हैं उनके ऊपर सबके ऊपर एक टैरिफ लॉन्च कर दिया जो हमेशा जो बहुत कम मिनिमम 2.5% हुआ करता था वो सीधे बहुत एक बड़े बड़े एक्सपोजर पे पहुंच गया, जिसका सीधा इम्पैक्ट महंगाई दर को बढ़ा देगा इन यूएस। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होगा, डिमांड सप्लाई कर्व चेन हिल जाएगी पूरी, क्योंकि रीजन से उसके सब। भाई आप यहाँ से कोई चीज़ सामान बेच रहे थे, उसके ऊपर एक टैरिफ लग गया तो चीज़ें 100 रुपये की चीज़ 126 में बिकेगी वहाँ पर। इंडिया के ऊपर 26% है, बाकी इसके ऊपर अलग अलग कंट्रीज के ऊपर अलग अलग वेरिएशन लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा चाइना के ऊपर लगा हुआ है, फिर वियतनाम वगैरह एक्सपाइजेड। बट जो बड़ी कंट्रीज़ है, जो बड़ा इकोनॉम वो लेके बैठती है अर्थव्यवस्था, जैसे चाइना हो गई, इंडिया हो गई। जैसे चाइना इज अ बड़ी कंट्री होती है जिसका बड़ा एक्सपोजर है पूरे विश्व के मार्केट्स में। बट इस कंपेरेटिव में जो बड़ा डेंट, मतलब ट्रम्प भैया पहले ही बोल रहे हैं कि भैया पिछले कुछ सालों से हमारी कंट्री को लूटा गया है। उनका तो सिंपल यही कहना है कि 12 बजेगी हमारी कंट्री की। भाई हम सामान तो सब कंट्रियों से खरीदते हैं, हमसे कोई नहीं खरीद रहा, तो हमारा डेंट तो बड़ा होता जा रहा है। अब उसका हम करें क्या? तो भाई बात सही है उसकी। भाई पिछले कुछ सालों से भाई आप हमसे सामान तो हमको दे रहे हो, हमसे पैसा भी ले रहे हो, और आपके पास एक रिजर्व बनाते जा रहे हो, आपकी आर्मी मजबूत कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो। उसी जगह पे हम जो वो हमसे जो आपको लेना चाहिए पैसा, मतलब हमको वापस डिप्लॉय करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हो। अगर एक कंपेरेटिव बात करूँ तो इंडिया से आप कुछ भी एक मैं एवरेज फिगर्स बताऊँगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। भाई 6 लाख करोड़ का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, 6 लाख करोड़ आपके पास आ रहे हैं, उसी के कंपेरेटिव में आप सिर्फ 3 लाख करोड़ का ही ट्रेड कर रहे हो उनसे। तो जो बीच का 3 लाख करोड़ का जो डेंट आ रहा है वो उनका डेट है, मतलब एक डेट नहीं कह सकते, उनका गैप है जो इम्पैक्ट करेगा। तो यूएस ट्रम्प भैया ने कुछ नहीं करा कि जिन जिन कंट्रीज पे जो गैप जितना परसेंटेज का उसका आधा प्रतिशत उसने टैरिफ लगा दिया। सपोज अपना 50% मतलब 6 लाख करोड़ का अपन ने भेजा हम सामान, 3 लाख करोड़ का वापस से मंगाया, 3 लाख करोड़ का गैप है, इस 3 लाख करोड़ का 50% हुआ, मतलब तो इस 50% का आधा 26% टैरिफ उसने मोटा मोटी लगा दिया इंडिया के ऊपर। ऐसे सभी कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा लगाया, चाइना के ऊपर ज़्यादा है, वियतनाम के ऊपर ज़्यादा है। अब इस सिचुएशन में होगा क्या? भाई जो चीज़ सीधे सीधे 100 रुपये में जा रही थी यूएस में, यहाँ से इंडिया से, जो इंडिया को बेनिफिट थी, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट था, उसके ऊपर सीधे सीधे महंगाई बढ़ जाएगी। 100 रुपये की चीज़ 126 रुपये पड़ेगी वहाँ पे। डोनाल्ड ट्रम्प भैया का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मेक इन यूएस। भाई आप यूएस में बनाओ, जीरो टैरिफ दो, उनकी लोकल लेवल पे जो इकोनॉमिक है उसको, प्रोडक्शन को ग्रोथ मिले, भाई एम्प्लॉयमेंट्स वहाँ पे बढ़े। सेम कॉन्सेप्ट जो इंडिया में हुआ था मेक इन इंडिया के तहत, सेम कॉन्सेप्ट वो यूएस में अपनाना चाह रहे हैं कि भैया हम मेक इन यूएस के तहत आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्रोडक्शन करके यहाँ पे बढ़ाइए। और उसका तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैं इतना पैसा बना दूंगा यूएस के अंदर कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पिछले इतने सालों का जो रेंट है वो मैं रिकवर करूँगा। बट भाई ये शॉर्ट टर्म में तो पूरे विश्व के बाज़ारों को इम्पेक्ट कर दिया। भाई मान लो आप बोलते हैं ना कि भैया मेरे को धीरे धीरे जो डेंट मिलेगा वो सहल हुआ में पड़ा, आपने तो सीधे बड़ा सा रॉकेट चला दिया जो हमको बहुत त्राही मच गई। बट कॉन्सेप्चुअलिटी बात करूँ मैं तो इससे जितना बड़ा चीज़ें नहीं, क्योंकि अभी नेगोशिएशन लेवल चालू होगा। भाई ये एक आध दिन में चीज़ें रिजोल्व होने वाली चीज़ें नहीं है, इसमें 2 से 3-4 महीने नेगोशिएशन चलेगी। अभी तो उनकी तरफ से लॉन्च हुआ है, फिर यहाँ से क्या इम्पेक्ट आता है, फिर क्या होगा, उसके ऊपर सिचुएशंस क्रिएट होगी। बट इन सब बीच में अगर मैं एक और पॉजिटिव बात करूँ, इंडिया को बहुत बेनिफिट है। भाई कंपेरेटिवली अगर आपने एक्शन वाइज देखा हो, यूएस ने टैरिफ लगाया, सेम अगेंस्ट हाथों हाथ चाइना ने भी बोला कि भाई हम भी 32% का टैरिफ लगाएंगे। भाई ठीक है, अब दे आर इन अ ट्रेड वॉर सिचुएशन, मतलब अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई तो ट्रेड वॉर निश्चित तौर पर होगा। और पिछले इतिहास बताते हैं कि जब भी ट्रेड वॉर की सिचुएशन हुई है, आर्थिक मंदी की ओर आप जा रहे होते हो, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे खराब चीज़ है हमारे मानने, मतलब मेरे तौर पे। अगर वो चीज़ें बढ़ती है, नेगोशिएशंस प्रॉपर नहीं होते या चीज़ें ये बढ़ती जाएगी तो बिल्कुल आर्थिक मंदी की तरफ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, महंगाई दर बहुत अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी, जो सभी के लिए डेंट आने वाला है। इस सिचुएशन में करंट पोर्टफोलियो को एग्जिट कर ले, क्या करना चाहिए इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। हर इंसान का अपना एक पोर्टफोलियो होता है और हर इंसान की अपनी रिस्क है उस चीज़ को कैरी ऑन करने की।
ऐसा पैसा जो आपको शॉर्ट टर्म की अवधि में रिक्वायरमेंट है और जो आपने निवेश कर रखा है और जिस पे ज़्यादा आपको नुकसान नहीं आ रहा है, मेरी नज़र में आप बाहर जाइए। अगर आप शॉर्ट टर्म की अवधि में बैठे हुए, आपका ओरिजन 5 साल 10 साल का है, बेझिझक बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इतिहास बताता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे इवेंट्स होते हैं बाजार में और बाजार उस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है और वापस से नए लेवल पर रिकवरी बनाता है। भाई हर गिरावट आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, नई सीख देती है, उसके साथ आप सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। भाई इस सिचुएशन में इंडिया फेवरेबल तो नहीं कहेंगे बट अच्छे लेवल्स पे बैठा हुआ है। भाई एक पॉइंट मैं स्टडी कर रहा था, मेरी स्टडी में मेरे को लगा कि भाई अगर मान लो चाइना टैरिफ बढ़ा रहा है, उसके अगेंस्ट में यूएस वापस से उनके अगेंस्ट में टैरिफ बढ़ाता है, तो कंपेयर टू इंडिया चाइना के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा हुआ है, उसका बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है। कैसे? भाई आज की डेट में ग्लोबल मार्केट्स में सबसे बड़े प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया और यूएस के पास है। एज अ एम्प्लॉय बेस्ड, प्रोडक्शन यूनिट्स बेस्ड जो कॉस्टिंग है वो इंडिया और चाइना से सस्ती कोई नहीं दे पा रहा है अभी। तो पिछले 5 साल में मोदी जी ने एटलीस्ट, मतलब मोदी जी तो नहीं कहेंगे बट एटलीस्ट इंडियन गवर्नमेंट्स ने उस चीज़ पर फोकस करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है कि भाई हम अच्छे कैपेक्स पे वर्क कर रहे हैं प्रोडक्शंस में। तो यूएस में मतलब अगर चाइना में टैरिफ ज़्यादा है उनका, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बड़ा कैप्चराइजेशन है, कम कॉस्टिंग पे ज़्यादा प्रोडक्शन और सप्लाई चेन्स पे, अगर मान लो वहाँ पे टैरिफ ज़्यादा लगता है यूएस में, तो वो सीधा सीधा जो बिजनेस कैप्चरिंग है वो इंडिया के पास आ सकता है। अगर वो आता है तो अपने पास नया पैसा बढ़ेगा, नई एम्प्लॉयमेंट बेस बढ़ेगी, नई यूनिट्स कैप्चरिंग बढ़ जाएगी। वे अभी शॉर्ट टर्म में आपको नहीं दिखेगा, वो समय लेगा, बट अगर वो चीज़ चलती है तो इंडिया को डायरेक्ट इनडायरेक्टली ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ये मेरा व्यू है, सबकी अपनी स्टडी है, मेरी स्टडी कहती है कि ऐसा हो सकता है। अगर ये चीज़ें होती है तो इंडियन मार्केट्स को अभी इम्पेक्ट नहीं आएगा, लंबे अवधि में बेहतरीन बनेगा। दूसरी चीज़, इंडिया का उस लेवल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना बढ़ावा नहीं है कि जो उसकी इकोनॉमिक पे ज़्यादा डेंट दे। मतलब ऑल ओवर इकोनॉमी का 20-30% एक्सपोर्ट पे नहीं है इंडिया, उसका एक परसेंटेज है जो उसकी इकोनॉमी को 0.5% इम्पेक्ट कर सकता है इंडियन इकोनॉमी को 0.5 बड़ा। हालांकि 0.5 भी बड़ी चीज़ है, बट अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो ठीक है, मैनेजेबल है। अब अपने को आगे क्या दिखता है कि सिचुएशंस वेरी कर सकती है बहुत सारी। भाई कौन सी कंट्री कितना टेरिफ से कैलकुलेट करे। मैं मान लो आपके नाइकी के शूज़ बन रहे वियतनाम में सस्ते हैं, अब मान लो वो टेरिफ से 0 कर देगा तो वो चीज़ें वो शिफ्ट आउट बहुत वेरी करेगा कंट्री को, बस 2-6 महीने में क्लैरिटी आएगी। बट अभी की सीनियर में अपने को क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में आप उन सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वर्क ज़्यादा होता है, आप वहाँ से थोड़ा सा दूर रहिए। ऐसे सेक्टर्स जो इन हाउस इकोनॉमी पे बूस्ट आउट है, जैसे जो सेक्टर्स टोटल डिपेंडेंट ऑन सेल्फ ड्रिवन इकोनॉमी में, मतलब फूड डिलीवरी है, जोमेटो टाइप कैटेगराइजेशन है कि वो भाई उनका बाहर से कोई लेना देना ही नहीं, वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी फूड डिलीवरी तो इंडिया में होगी ना, बाहर थोड़ी कर रहा है वो, बाहर उनका कैपिटलाइजेशन थोड़ी। तो ऐसे सेक्टर्स मेरे को लगता है मूव आउट अच्छे हो गए। ऐसे सेक्टर्स जिनका डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, आईटी हो गया, इनसे थोड़ा सा भी फिलहाल कुछ समय के लिए थोड़ा सा दूरी बनेगी जब तक क्लैरिटी नहीं आती है भाई उनके ऊपर क्या डेंट आउट होने वाला है, कितना उनको आने वाले प्रॉफिट्स में नुकसान होने वाला है, उसका जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाए थोड़ा सा एक्यूमुलेटिव दूर रहे। जो नया निवेशक है जिसको अभी बाजार में पैसा निवेश करने की इच्छा है इस गिरावट में, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आइए और उसमें भी SIPs के थ्रू आइए। जितना आप एवरेज आउट करेंगे उतना अच्छा। SIP एक सबसे बेस्ट तरीका है, माध्यम है, सबसे बेस्ट माध्यम है निवेश करने का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मार्केट्स के अंदर जिसने भी SIPs करी है उसका बेहतरीन रिटर्न बना। अभी तो मतलब समझ लो कि जो SIPs के अंदर निवेश कर रहे हैं उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी निवेश करने की। वो निवेशक क्या करें जिनकी ऑलरेडी SIPs चल रही है। मेरी सलाह रही है अगर आपकी फुल कैपेसिटी के साथ चलनी है, अगर आपकी एपेटाइट है मैं 20,000 रुपये महीना कर सकता हूँ SIP और आप सिर्फ 5,000 रुपये महीना कर रहे हैं, तो मेरी सलाह रहेगी कि आप उसको 15,000 से बढ़ा दीजिए। कि आपकी एपेटाइट के, हर इंसान की एपेटाइट है निवेश करने की, तो आपकी अगर एपेटाइट अच्छी है तो आप फुल लेवल पे आप SIP को बूस्ट कर दीजिए, क्योंकि SIPs जो अभी के लेवल पे एवरेज करेगी वो लंबे अवधि में आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के देगी। जिनकी कैपेसिटी ऑलरेडी पिकअप है, मान लो मेरी एपेटाइट 20,000 रुपये महीने की, मेरी 20,000 रुपये महीने की SIP चल रही है, मैं इस कंडीशंस का बेनिफिट कैसे उठाऊँ? भाई आपके पास कोई भी ऐसा पर्पस जो आप लंबे अवधि के लिए छोड़ सकते हो, उन्हीं SIPs के अंदर आप एवरेज आउट कर दीजिए। मान लो मेरे पास 50,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हुए जो मेरे को अभी यूज़ में नहीं आएंगे, आप आपके SIPs के अंदर डिप्लॉय कर दीजिए इस गिरावट में थोड़ा थोड़ा। वो भी एक साथ नहीं डालना, आप थोड़ा थोड़ा डालिए, वह भी आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी भी देगा। क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं है वोलेटाइल रहने वाला बाजार, आज गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, बहुत सारे फ्लक्चुएशन हो गए। ग्लोबल मार्केट्स में क्या होगा,
कुछ लोग ये सोचो कि यार भाई ये सब सिचुएशन है तो मैं कमोडिटीज़ के अंदर चल जाऊँ। भाई कमोडिटीज़ भी फ्लक्चुएशन रहने वाली है। भाई आप सोचो कि ऑलरेडी पिछले एक साल में कमोडिटीज़ के प्राइस आसमान छुए, गोल्ड सिल्वर बहुत हाई लेवल्स पर ग्रोथ हुई है। तो मेरी नज़र में वो भी कंसोलिडेशन जोन में है, आप वहाँ पे भी कॉशियस रहिए और थोड़ा थोड़ा पैसा ही डिप्लॉय कीजिए। गोल्ड सिल्वर भी अच्छी एसेट्स से निवेश करने के लिए मेरी तरीके में आपका पैसा 5 बास्केट्स के अंदर होना चाहिए। कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में रखिए, कुछ एफडी ओरिएंटेड रखिए, कुछ आप एफडी ओरिएंटेड इसलिए बोल रहा हूँ कि कंटिजेंसी फंड, आपका पास कंटिजेंसी फंड होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, वो आपका एफडी ओरिएंटेशन से पूरा हो जाएगा। कुछ पैसा आपका गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज़ में होना चाहिए। भाई हर इंसान एक चार्मिंग जोन होता है कि भाई मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ, एज कम्पेयर टू आप थोड़ा पैसा कमोडिटीज़ के अंदर भी रखिए, और कुछ पैसा ऐसा होना चाहिए जो आप रोटेशन में रखना चाहिए कि भाई डिप्लॉय इन डिप्लॉय आउट ऐसा होना चाहिए मेरी नज़र में। तो आप वो अच्छा स्विंग कह सकते हो, आप स्विंग पोजीशंस के लिए बेहतरीन होता है। तो आप उस तरीके से आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन दीजिए। आपको अगर 1 to 1 समझना है, भाई हर इंसान की एपेटाइट अलग है निवेश करने की, उसकी रिस्क एपेटाइट अलग है निवेश करने की, तो आपकी रिस्क पोर्टफोलियो के हिसाब से आप उस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए, डाइवर्ट करिए, उस हिसाब से निवेश करिए, क्योंकि वही सबसे बेस्ट तरीका करेगा निवेश करने का। जितना आप आपकी रिस्क के हिसाब से डाइल्यूट करेंगे पोर्टफोलियो को उतना अच्छा। आज की डेट पे मेरी सलाह रहेगी कि आप जितना लार्ज कैप ओरिएंटेड रहिए, लार्ज कैप कंपनी अपने आप में पिछले कुछ सालों से इतनी एग्रेसिव चली भी नहीं है, और वो गिरावट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। भाई छोटी कंपनी के ऊपर अगर डेंट ज़्यादा लंबे समय में चला तो वो कैरी नहीं कर पाएगी, वहाँ पे दिक्कतें पड़ जाएगी। अभी लोग बिल्कुल बेझिझक करके स्मॉल कैप में अंदर छोटी छोटी कंपनियों के अंदर ऐसे बैठते जा रहे हैं, बट इट्स अ वेरी रिस्की जोन। हर आपकी रिस्क मान लो पैसा खोने की नहीं, और आपने पूरा पैसा उधर डाल दिया और उधर पैसा नेगेटिव ज़्यादा आ गया, आप इस मार्केट को भी पूरा ख़राब बोल दोगे, मार्केट ही ख़राब है। बट आप समझदारी से प्ले करिए, समझदारी से आपके रिस्क को समझिए, उस रिस्क के हिसाब से आप पैसा डिप्लॉय करिए। आज की सलाह में अगर मैं बात करूँ, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। लोगों ने कोविड में मतलब पिछले 2024 में मैंने तो सुना भी था कि लोग काश कोविड वाला मार्केट मिल जाता, हम पैसा डिप्लॉय कर देते तो इतना पैसा बन जाता। तो भाई मार्केट आपको फिर से अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मार्केट ने कूल आउट कर दिया है, जो पी एग्रेसिव हो चुके थे वो सेटल आउट हो गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होगी, आप पैसे डालो। भाई मार्केट का बॉटम और मार्केट का हाई किसी को नहीं पता। आज मैं भी मार्केट में हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं बता दूँ अभी टॉप ये है बॉटम ये, अगर ये होता तो मैं अपने पैसे से ही बहुत पैसा बना लेता। एक कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो बॉटम और हाई किसी को नहीं पता है, अपन इस चीज़ को टाइम कर सकते हैं। आप जितना टाइम करेंगे मार्केट को उतना बेहतरीन, उतनी कम रिस्क बनेगी आपकी और उतना एग्रेसिव रिटर्न बनेगा। तो सलाह ये थी कि आप मार्केट को एवरेज करिए, टाइमिंग करिए, हर गिरावट पे एक निश्चित पैसा रखिए डिप्लॉय करने के लिए। पूरा पैसा एक ही बकेट में मत रखिए, डाइवर्ट करके रखिए, ये सबसे मेरी सलाह रहेगी। कंटिजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मस्ट, क्योंकि ये ऐसे 2 पोर्टफोलियोज है जो इंसान के पोर्टफोलियो पे डायरेक्ट डेंट देते हैं। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट कैटेगराइजेशन आपके हिसाब से आपको सलाह दे देंगे। और एक लाइफ इंश्योरेंस जो होना ही चाहिए मस्ट। अगर आप जानेंगे बेनिफिट लाइफ इंश्योरेंस का है कि जितनी अर्ली एज में लोगे आपकी प्रीमियम फिक्स हो जाएगी, वो वेरी नहीं करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस में वेरी करेगी आपकी एज के हिसाब से। बट ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे 2 पोर्टफोलियो जो आपके जो धीरे धीरे आपने पैसा निवेश करके वेल्थ बनाई है उसको वाइप आउट कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन आप हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेके रखिए, उसके बाद आपके पोर्टफोलियो को ड्राइव करिए। अभी के लिए फिलहाल चलते हैं कि आपको और कुछ कन्फ्यूजन्स हो, कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप हमसे 1 to 1 कैरी भी कर सकते हैं, और आप हमको टेक्स्ट और मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ऋषभ भंडारी फ्रॉम भंडारी इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।